नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civil। इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और मेंस के पर्सपेक्टिव से एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नीड फॉर इंडिजिनाइजेशन ऑफ द डिफेंस सेक्टर? What are the challenges associated with the indigenization? Suggest a way forward for the same. रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण की क्या आवश्यकता है? स्वदेशीकरण से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं? इसके लिए आगे का रास्ता सुझाइए। आंसर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लिखेंगे कि आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आयात के बोझ को कम करने के लिए देश के भीतर किसी भी रक्षा उपकरण के विकास और उत्पादन की क्षमता निर्माण को रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण के रूप में जाना जाता है। यानी कि देश में ही ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करना, ऐसे निर्माण क्षमता को विकसित करना जिसके द्वारा देश के अंदर ही जो इतने भी रक्षा उपकरण हैं उनका प्रोडक्शन किया जा सके। इस पूरे प्रोसेस को हम इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर या रक्षा क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करना कह सकते हैं। और इससे फ़ायदा ये देखने को मिलता है कि जो हमारा इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस है, जो हम बाहर के देशों से रक्षा उपकरण मंगाते हैं, उन पे हमारा डिपेंडेंस कम हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमारे देश में कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, जो कि आगे आने वाली स्लाइड में हम समझेंगे। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद हम बताएंगे कि 1983 से ही भारत में रक्षा उपकरणों के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने का फैसला किया था और 5 मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने के लिए एक एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को डेवलप किया गया था। और ये जो 5 मिसाइल्स डेवलप की जानी थी, इनका नाम क्या क्या है? तो एक थी पृथ्वी रेंज की मिसाइल्स, जो कि सतह से सतह पर वार करती है, सरफेस टू सरफेस है। उसके अलावा आकाश, जो कि सतह से हवा में वार करती है। त्रिशूल पृथ्वी का नौसैनिक संस्करण है, जो पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसका नेवल वर्जन है त्रिशूल मिसाइल। फिर नाग है, एंटी टैंक मिसाइल। इसके अलावा अलग अलग रेंज वाली अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल्स, यानी कि 1 2 3 अग्नि, 1 2 3 4 5। तो ये 5 मिसाइल्स हैं जिनके डेवलपमेंट के लिए इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 में शुरू किया गया था। ये हमने बैकग्राउंड बताया। इसके बाद हम बताएंगे कि 1990 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में एक 10 साल की आत्मनिर्भरता योजना एक आत्मनिर्भरता समीक्षा समिति के नेतृत्व में तैयार की गई थी। यानी एक एपीजे अब्दुल कलाम की लीडरशिप में एक सेल्फ रिलायंस रिव्यू कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी के अंदर एक 10 साल का सेल्फ रिलायंस प्लान तैयार किया गया था 1990 में। और इस प्लान के अंदर क्या था कि एक सेल्फ रिलायंस इंडेक्स जो बनता है उसके अंदर जो 30% जो सेल्फ रिलायंस था 1992-93 में, इसको बढ़ा करके 2005 तक 70% किया जाना था। फिर इसके बाद हम बताएंगे कि चूंकि स्वदेशी प्रयास पर्याप्त साबित नहीं हो रहे थे, इसलिए 1998 में विदेशों के साथ सह विकास और सह उत्पादन की ओर ध्यान केंद्रित किया गया और भारत ने रक्षा के क्षेत्र में पहला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस विकसित करने के लिए रूस के साथ समझौता किया। तो हमने देखा कि 1990 के दशक में प्लान बनाया गया था, लेकिन उस पर ज़्यादा काम नहीं किया जा सका, वो प्लान ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाया। तो फिर 1998 आते आते ये नीड समझ में आ गई कि हमें किसी दूसरे देश के साथ कोलैबोरेट करने की, उसकी सहायता लेने की ज़रूरत है। और इसीलिए रूस के साथ सबसे पहला कोलैबोरेशन किया गया था 1998 में और उस कोलैबोरेशन के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई थी। और आपको ये बताना है, ब्रह्मोस जो है 2 नदियों को मिलाकर के पूरा वर्ल्ड बनाया गया है। इसमें एक इंडिया की नदी है, एक इसमें रूस की नदी है। तो ये दोनों नदियां कौन कौन सी है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद हम
क्वेश्चन के अगले पार्ट पर आएंगे और हम समझेंगे कि देश में स्वदेशीकरण की आवश्यकता क्या है रक्षा क्षेत्र में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्वदेशीकरण के साथ भारत दूसरा सबसे बड़ा आयातक से रक्षा उपकरणों के बड़े निर्यातक के रूप में बदल सकता है। तो जो सिप्रिक का इंडेक्स जारी होता है स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का, इसमें एक इंडेक्स में बताया गया है कि इंडिया दूसरा सबसे बड़ा आयातक है रक्षा उपकरणों का। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि सबसे बड़ा पहले नंबर पर आयातक कौन है रक्षा उपकरणों का, दूसरे नंबर पे तो हमारा इंडिया है। तो स्वदेशीकरण से फायदा ये देखने को मिलेगा कि इंडिया सबसे बड़ा आयातक से एक बड़ा निर्यातक बन सकता है। अगर इंडिया में खुद के ही इक्विपमेंट बनाए जाएं तो जो छोटे छोटे देश हैं एशिया के और बहुत सारे, इन सारे देशों में इंडिया अपना जो भी रक्षा उपकरण है इनको निर्यात कर सकता है और एक बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है। इसके अलावा राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए इंडिजनाइजेशन की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमारा डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा होता है और ये बजट ज़्यादातर जो है इक्विपमेंट को परचेज करने में खर्चा किया जाता है। तो अगर हमारे देश के अंदर ही ये पूरा डिफेंस इक्विपमेंट बनने लगे, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है इन्हें बनाया जाने लगा, तो हमारा एक्सपोर्ट बर्डन काफ़ी कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट बर्डन कम होने से हमारा डिफेंस बजट कम होगा, डिफेंस पे खर्चा कम होगा और इसके साथ ही साथ फिजिकल डेफिसिट कम होगा। इसके अलावा चूंकि रक्षा क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए स्वदेशीकरण आवश्यक हो जाता है। अब नेशनल सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारे जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी हम परचेज करते हैं बाहर से। तो हर देश पे हम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते कि जो वो इक्विपमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है वो उतने ट्रस्टवर्दी हैं। यूँ तो सरकार टेस्टिंग करके लेती है, पर मान लीजिए किसी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू अगर वो हमें गलत इक्विपमेंट दे दें या कुछ खराबी वाले इक्विपमेंट दे दें, तो इसलिए हमारे देश में ही अगर वो सारे सामान बनेंगे रक्षा क्षेत्र में जो हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, तो ये एक बेहतर तरीका होगा अपने देश को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का। इसके अलावा शत्रुतापूर्ण पड़ोसी देशों से घिरे होने और सीमा पार हमलों से निपटने के लिए, खतरों से बचने के लिए स्वदेशीकरण की ज़रूरत है। हमारे दो सबसे बेकार नेबर जो है वो है पाकिस्तान और चाइना, जिन्होंने हमें इधर पूरा घेरा हुआ है नॉर्थ में और हमें एक वेस्ट में और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट तक चाइना फैलने की कोशिश कर रहा है। तो इस समय ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारे देश के जो बॉर्डर है वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग हो, और उस सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हमें अपना इक्विपमेंट्स अच्छे लगाने पड़ेंगे, हमें अपनी आर्मी को अच्छे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और अगर यही इक्विपमेंट हम इम्पोर्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ेगा सरकार पर, हमारे बजट पर। तो इसलिए भी इंडिजनाइजेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी जो नीड्स हैं उन्हें हम खुद फुलफिल कर सकें और किसी और देश पर डिपेंड ना हो। फिर इसके अलावा रक्षा निर्माण के साथ उपग्रह उद्योग भी स्थापित किए जाएंगे। तो आजकल देखिए सब कुछ जीपीएस टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। अब किसी भी मिसाइल की लोकेशन या किसी शिप की लोकेशन, अगर लोकेशन से रिलेटेड बात की जाए तो सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो रक्षा क्षेत्र का जब स्वदेशीकरण होगा, इंडिजनाइजेशन होगा, उसके साथ ही साथ उपग्रह उद्योग भी स्थापित होंगे, क्योंकि बिना उपग्रह के अब डिफेंस नहीं किया जा सकता। अब सिक्योरिटी देश की नहीं पॉसिबल है बिना आपके सैटेलाइट के। देश के पे निगरानी नहीं रख सकते हैं बॉर्डर पर, आप मिसाइल्स नहीं लॉन्च कर सकते हैं, अपना टारगेट नहीं देख सकते। तो इसलिए जीपीएस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, इसके लिए सैटेलाइट्स की ज़रूरत है। तो डिफेंस सेक्टर का जब इंडिजनाइजेशन होगा, साथ ही साथ सैटेलाइट्स भी स्थापित की जाएंगी, तो उपग्रह उद्योग भी स्थापित होंगे। और इससे होगा क्या, रोजगार बहुत सारे पैदा होंगे। और एक रिपोर्ट के अनुसार रक्षा क्षेत्र के 20 से 25% स्वदेशीकरण से लगभग 1 लाख से 1,20,000 कुशल रोजगार सृजित हो सकते हैं। तो मतलब अगर 20% भी इंडिजनाइजेशन किया जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख नए रोजगार पैदा होंगे हमारे देश में। तो एक ये एम्प्लॉयमेंट की समस्या भी खत्म होगी। फिर जो अब तक सरकार कुछ परियोजनाएं ला चुकी है रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण के लिए, उनमें हम देखें तो सबसे पहली परियोजना जिसे हमने डिस्कस किया था 1998 में चालू हुई थी रूस के साथ, तो ये थी ब्रह्मोस। ये भारत और रूसी संघ के बीच की एक संयुक्त उद्यम है। उसके अलावा BARC और DRDO के सहयोग से लंबी दूरी की आर्टिलरी गन धनुष विकसित करी गई है। उसके अलावा INS विक्रांत को विकसित किया गया, नौसेना के लिए पहला स्वदेशी विमान वाहक था। फिर DRDO द्वारा एक तेजस नाम का विमान विकसित किया गया है। फिर एक है प्रोजेक्ट 75।
प्रोजेक्ट 75 प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के अंदर क्या है, इसके अंदर 6 उन्नत स्टील्थ पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। और ये जो 6 पनडुब्बियां हैं, इनका नाम क्या है, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांदेरी, आईएनएस वेला, S-54, S-54, S-55। तो आपको ये नाम याद रखते हैं कि ये जितनी भी पनडुब्बियां हैं ये प्रोजेक्ट 75 को बिलोंग करती हैं। और ये सब फ्रांस के सहयोग के से निर्मित की जा रही हैं और इनका निर्माण कौन कर रहा है, मजगांव डॉक लिमिटेड। इसके अलावा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, इसे डेवलप किया गया आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि पुणे में एस्टैब्लिश्ड है। तो ये भी इंडिजिनसली डेवलप्ड है। लेकिन कुछ इस पूरे डिफेंस सेक्टर के इंडिजनाइजेशन से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी हैं। इन चैलेंजेस को हम समझें तो सबसे पहला चैलेंज क्या है, भारत में निजी भागीदारी का अभाव है। यानी कि जो भी पूरा डिफेंस सेक्टर है अभी भी गवर्नमेंट के अंडर आता है और इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ थोड़ा ये हमारा जो सेक्टर है लैग करता है, और क्योंकि हमें पता है प्राइवेट एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं रिसर्च डेवलपमेंट करने में और किसी भी तरीके का प्रोडक्ट विकसित करने में, तो जो निजी भागीदारी का अभाव है ये रक्षा विनिर्माण में एक चुनौती है। इसके अलावा नीति के क्रियान्वयन में विलंब, जो भी अब तक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया जा चुका है और जो एक रिव्यू कमेटी बनी थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में, उसका भी जो प्लान था, इस सारे प्लान्स को अभी तक इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, जो कि रक्षा क्षेत्र के हमारे थोड़ा लैग करने का एक और कारण है और ये एक चुनौती भी है। उसके अलावा बुनियादी ढांचे और रसद समर्थन का अभाव यानी लॉजिस्टिक सपोर्ट का और इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव देखने को मिलता है। फिर लैंड एक्विजिशन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, भूमि अधिग्रहण की भी एक समस्या चुनौती है। इसके अलावा उत्पादन बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है और लॉजिस्टिक सपोर्ट की कमी है। उच्च लागत की आवश्यकता और सुनिश्चित बाजार की कमी है, यानी अब इसमें हमें काफ़ी सारा जो हाई कॉस्ट है उसकी वजह से ये पूरा सेक्टर चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा विदेशी कंपनियों द्वारा इतना अच्छा तकनीकी हस्तांतरण नहीं किया गया है। तो जो भी विदेशी कंपनियां हैं जो कि डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती हैं, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताती हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वो नहीं करती, वो अपना खुद का इक्विपमेंट बना करके चाहती हैं कि अगला देश उन इक्विपमेंट्स को उस कंट्री से परचेज करे। अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी सिखा देंगी अगले देश को तो वो उनसे परचेज नहीं करेगा और उनका जो व्यापार है वो कम हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है जो नुकसान देती है, और इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो दूसरे देश उन्हें टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक चैलेंज देखने को मिलता है। फिर रक्षा उद्योग में व्यापार करने में आसानी का अभाव, यानी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है डिफेंस सेक्टर में। कोई भी प्राइवेट एंटिटी जो है डिफेंस सेक्टर में एंटर नहीं कर सकती है, अभी प्राइवेट पार्टिसिपेशन का अभाव, ये सारे एक बड़े चैलेंजेस हैं। अब तक सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, तो अगर हम सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की बात करें तो सरकार ने रक्षा क्षेत्र में FDI को 74% बढ़ाने का निर्णय किया, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 74% सरकार कर देगी। इसके अलावा सरकार ने इस क्षेत्र में कुछ सुधार लाने के लिए भी कदम उठाए हैं, जैसे कि रक्षा अधिग्रहण परिषद का गठन किया गया है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनाई है सरकार ने, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और रक्षा योजना समिति बनाई है। इसके अलावा रक्षा निवेश क्षेत्रों को जोड़ने के लिए रक्षा औद्योगिक गलियारों का गठन किया गया, यानी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं डिफेंस इन्वेस्टमेंट जोन को लिंक करने के लिए। इसके अलावा सरकार द्वारा रणनीतिक साझेदारी मॉडल बनाया गया है, यानी कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल तैयार किया सरकार ने, और करीब 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी है। अब जब इतनी वस्तुओं का आयात नहीं होगा तो वो हमारे देश में ही वो वस्तुएं बनेंगी और हमारे पूरे डिफेंस सेक्टर का इंडिजनाइजेशन देखने को मिलेगा। फिर हम वे फॉरवर्ड सुझाते हुए अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। हम बताएंगे कि निजी क्षेत्र को रक्षा उद्योग में प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, यानी प्राइवेट एंटिटीज़ को भी डिफेंस सेक्टर में कुछ रेगुलेशन के साथ एंटर करने देना चाहिए, जिससे कि हमारा डिफेंस सेक्टर ग्रो कर सके। इसके अलावा स्वदेशीकरण को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया परियोजना पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर और साइबर सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, जो कि नीड ऑफ द आवर है। जिस तरीके से अब टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर और जितना भी नई टेक्नोलॉजीज़ है इन सबको डिफेंस सेक्टर में इन्वॉल्व किया जाना चाहिए।
और एक रॉबस्ट सप्लाई चेन भी होनी चाहिए, जिससे कि इक्विपमेंट आसानी से सप्लाई भी किए जा सकें। फिर डीआरडीओ और उपग्रह संगठनों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए, यानी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए डीआरडीओ और जो सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको। फिर स्किल जनरेशन इस फील्ड में किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ आंतरिक डिज़ाइन क्षमता में सुधार किया जाना चाहिए, यानी इन हाउस डिज़ाइन कैपेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाना चाहिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी जोर दिया जाना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम नया इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।